प्यारे बच्चों, आज हम हुक्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में हमने किया था हुक्स लॉ के बारे में स्टडी। तो हुक्स लॉ में हमारे पास क्या था कि जो स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हमारे पास स्ट्रेस। तो यहाँ से हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल लिया था, इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस निकाला था। तो उसमें क्या आया था, E इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, ये हमारे पास है। तो इसमें जो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस बोलते हैं हम, इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस। तो इसमें 3 टाइप होता है हमारे पास, 3 टाइप से होता है। पहला क्या है, यंग मॉडुलस। सेकेंड वन होता है बल्क मॉडुलस एंड थर्ड वन होता है हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम नीटा से डिनोट करते हैं, जिसको हम अल्फा से डिनोट कर सकते हैं, इसको हम बीटा से, उसको नीटा से हम डिनोट कर सकते हैं। तो यंग मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यंग मॉडुलस क्या होता है कि जो हमारे पास यहाँ हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल सकते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल मॉडुलस। देखिए, पहला है हमारे पास यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या होता है, it is defined as the ratio of the longitudinal stress to the longitudinal strain। जैसे हमारे पास एक वायर है, इस पे हमने स्ट्रेस लगाया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाया, और इसके अंदर क्या आ गया, स्ट्रेन आ गया। क्या आ गया हमारे पास, स्ट्रेन। तो इसका जो रेशियो है उसको हम क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होता है हमारे पास, या हम इसको नॉर्मल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए वायर हुज ए क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए एंड हमारे पास अप्लाइड फोर्स इज F, then longitudinal stress is F by A, फोर्स पर यूनिट एरिया। और यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होगा हमारे पास, मान लेते हैं ये लेंथ कितनी इंक्रीज हुई है हमारे पास, डेल एल इंक्रीज हुई है। तो ये आ गई हमारे पास। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, F डिवाइड बाई A डेल एल। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यंग मॉडुलस आ जाएगा। बल्क मॉडुलस क्या आएगा, बल्क मॉडुलस क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यानी कि हमारे पास हमने वॉल्यूमेट्रिक इसमें पढ़ा था, स्टडी किया था कि हम इस पे स्ट्रेस लगाते हैं तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो या डिक्रीज, हम जैसे स्ट्रेस लगाएंगे वैसे हमारे पास डिक्रीज इंक्रीज होगा। तो इसमें हमारे पास बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कितना वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होगा हमारे पास, डेल वी होगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, F डिवाइड बाय A डेल V आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इट इज डिनोटेड बाय नीटा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में क्या होगा हमारे पास, इट इज डिफाइंड एज
द रेशियो ऑफ द शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाय शेयर स्ट्रेन। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, नीटा इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाय शेयर द स्ट्रेन। इसमें हमने स्टडी किया था कि हमारे पास जो बेस है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। बेस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और जो अपर पार्ट है उस पर हम फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाएंगे तो इसमें चेंजमेंट आता है हमारे पास। एंगल कितना होता है, फाई। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ स्ट्रेस क्या आ जाएगा, ए डिवाइड बाय स्ट्रेन क्या होगा हमारे पास, फाई ले लेते हैं। एफ डिवाइड बाय ए फाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास हुक्स लॉ हो जाएंगे और उसके हमारे पास मॉडुलस हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जो कर्व आती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो कर्व आती है। इसमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में हम ये भी लिख सकते हैं, देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में हमने लिखा था F डिवाइड बाय A डिवाइड बाय 10 फाई लिखेंगे। और 10 फाई की वैल्यू हमें पता है, हमने लास्ट क्लास में किया था डेल L डिवाइड बाय L। तो ये हो जाएगा F L डिवाइड बाय, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। नेक्स्ट है इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो कर्व आती है। स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है, ये कर्व कैसे आती है, जैसे हमारे पास ये बॉडी है, इस पे हमने स्ट्रेस लगाया और इसको रिमूव करेंगे तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी। वो क्या होता है, हमारे पास अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। अगर हम ज़्यादा फोर्स स्ट्रेस और लगाएंगे तो इसमें थोड़ा सा प्लास्टिक आ जाता है। यानी कहने का मीन क्या है, अपनी सेम पोजीशन पे नहीं आ पाती है। सेम पोजीशन पे नहीं आती है, या हम उसको और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो अपनी सेम पोजीशन पे नहीं आएगी। तो उसके बीच में ग्राफ निकालना है कि आप कितना स्ट्रेस लगाएंगे और स्ट्रेन के बीच में क्या ग्राफ आता है। तो यहां से इधर हम स्ट्रेस ले लेते हैं, इधर हम स्ट्रेन। जैसे ही हमने यहां पर स्ट्रेस अप्लाई किया तो स्ट्रेन होना शुरू हो जाए, स्ट्रेस होगा। कहने का मीन क्या है कि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट उसमें एक कंडीशन है इलास्टिक लिमिट। वहां तक तो ये एप्लीकेबल रहेगा। यहां तक हमने उससे स्ट्रेस लगाया, यहां तक स्ट्रेस लगाने के बाद हमने उसको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद ये वापस आ जाएगी। यहां तक इसमें क्या रहेगा, इलास्टिक लिमिट रहेगा। फिर जैसे ही हमारे पास, इसको हम क्या बोल देते हैं, ओ ई को क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट बोलेंगे। यहां तक अगर हम इस पे ज्यादा फोर्स लगाएंगे, स्ट्रेस लगाएंगे, तो ये हमारे पास अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाती। जैसे आप स्प्रिंग ले लीजिए, स्प्रिंग पे हमने फोर्स लगाया, छोड़ दिया, यहाँ तक हमने इस पे स्ट्रेन लेके आया, देखो स्ट्रेन यहाँ तक आ गया, छोड़ दिया, स्ट्रेन वापस आ गया, स्ट्रेस हमने छोड़ा तो स्ट्रेन वापस आ गया, यानी कि हमारे पास उसकी पोजीशन सेम आ गई। फिर हमने ज़्यादा लगाया, उसको छोड़ा तो अपनी सेम पोजीशन पे नहीं आ पाया, उसके अंदर क्या रह गया, स्ट्रेन रह गया। कितना स्ट्रेन रह गया, इतना स्ट्रेन रह गया, ओ ये स्ट्रेन रह गया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाया। और हमने फिर उस पर ज़्यादा और ज़्यादा फोर्स लगाया, तो ये इस लिमिट को, इसको और नाम दे देते हैं बी। ई बी हमारे पास क्या है, इज द इलास्टिक, प्लस में क्या है, प्लास्टिक। ये हमारे पास बैक ही नहीं आ पाया, यानी कि जितना हमने फोर्स लगाया, जितना हमने उसमें स्ट्रेन आया और छोड़ दिया, तो वो वापस नहीं आ पाई। वापस नहीं आते थे, यहाँ पर क्या हो गई, प्योर प्लास्टिक हो गई। फिर हम इससे आगे फोर्स लगाते हैं, डी नाम ले देते हैं, इससे आगे फोर्स लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगी। देखो इसको फिर समझिए, क्योंकि ग्राफ में अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ तक हमने इसको
हमने इस बॉडी पर फोर्स लगाया, आप ऐसे समझ लीजिए ये वाला है, इस पे हमने फोर्स लगाया, ये लगाया यहाँ पर, तो स्ट्रेन आ गया, छोड़ते हैं तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इधर इलास्टिक लिमिट है हमारे पास, उसके अंदर इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है। जैसे हमने इस पे फोर्स लगाया, इसको छोड़ दिया, रिमेनिंग छोड़ दिया, तो ये हमारे पास सेम पोजीशन पे आ जाए। जैसे हमने इस पे फोर्स लगाया, इतना फोर्स, जैसे हम ग्राफ भी निकालते हैं इस टाइप में, इतना फोर्स लगा, इतना स्ट्रेन आ गया। हुक्स लॉ क्या कहता है, जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही स्ट्रेन आएगा। तो हमने यहाँ इतना फोर्स लगाया, उतना ही स्ट्रेन आ गया, ग्राफ बनता चला जाएगा। जहां तक ये हमारे पास, यहाँ तक फोर्स लगाएंगे, तो ये अगर हम इसको फोर्स को रिमूव करेंगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा वापस। अब इसको बोलते हैं हम प्योर इलास्टिक, क्या बोलेंगे इसको, यहाँ तक को प्योर इलास्टिक। जैसे ही हमने इसको फोर्स इंक्रीज किया और इसको रिमूव करेंगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाता है, इसमें स्ट्रेन रह जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक प्लस में प्लास्टिक। फिर जैसे ही हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे इस पे फोर्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें जो हमारे पास इसमें ये रह जाएगा प्योर प्लास्टिक, क्योंकि इसमें स्ट्रेन जैसे स्ट्रेस हटाएंगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता है, यानी कि उसमें कोई डायमेंशन चेंज नहीं होता है। अब अगर हम आगे इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन के कर्व थे, और जो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट होती है या किसी के पास बुक नहीं है तो कोई फोटो क्लिक करके भेज देंगे, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश यही रहेगी, जैसे टॉपिक है टाइम तो लग जाता है इनमें, अगर हम 40 से 50 मिनट भी पढ़ा सकते हैं, बट एक तो नेट वाली प्रॉब्लम है, दूसरी टाइमिंग की है। कोशिश यही रहती है कि टॉपिक को कम से कम समय में किया जाए। ओके, थैंक यू।